एक शांत और खूबसूरत जापानी गांव जहां बांस कटर और उसकी पत्नी रहते हैं। उनका घर बांस के बाग के पास है। एक दिन बांस कटर ने बांस के एक चमकते हुए तने को देखा और उसे काटने पर उसमें से एक छोटी सी बच्ची निकली। बांस कटर और उसकी पत्नी ने उस चमकते के तने से निकली बच्ची को अपनाया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर वे चकित रह गए। वे उसे कागुया नाम देते हैं। जैसे जैसे वह बड़ी होती है उसकी सुंदरता ने पूरे गाँव को आकर्षित किया। कागुया को बांस कटर और उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से पाला। वह एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की बन गई। गाँव में कई राजकुमार उसके साथ शादी करने के लिए आए, लेकिन कागुया ने किसी से भी शादी करने से इनकार कर दिया। कागुया की सुंदरता को देखकर सम्राट ने उसे अपने महल में बुलाया। सम्राट ने उसे कई असंभव कार्य दिए, जिनमें से हर कार्य को पूरा करना मुश्किल था। कागुया ने इन कार्यों को चुनौतीपूर्ण पाया और धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि उसे अपनी असली दुनिया में लौट जाना होगा। एक रात कागुया अपने माता पिता से विदा लेती है। वह अपने असली आकाशीय घर लौटने के लिए तैयार हो जाती है। बांस कटर और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कागुया ने उनका साथ छोड़ने का फैसला किया। कागुया की विदाई के बाद बांस कटर पर्वत की ओर एक यात्रा पर निकलते हैं। उसे यह महसूस होता है कि वह अपने दुख को शांति में बदलने के लिए पर्वत की शरण में जाना चाहता है। वह लंबी यात्रा पर निकलता है, लेकिन उसके मन में कागुया की यादें हमेशा रहती हैं। बांस कटा पर्वत के शिखर पर पहुंचता है और वहां पर चुपचाप चांद की रोशनी में बैठकर कागुया के साथ बिताए समय को याद करता है। उसे शांति मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि कागुया अब अपने आकाशीय घर में सुरक्षित है। पर्वत से लौटने के बाद बांस कटर अपने घर लौट आता है। वह बहुत थका हुआ है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वह अब कागुया की विदाई को समझता है। वह अपने घर के बाहर बैठता है और चांद को देखता है, जो कागुया के घर लौटने की याद दिलाता है। बांस कटर चांद को निहारता है और महसूस करता है कि कागुया अब वही है जहां वह हमेशा से थी। उसके दिल में कागुया के लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन वह अब शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार है। चांद की रोशनी उसे शांति और संतोष का एहसास देती है।